जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समर्पण बैच 2025 कक्षा 10वीं के अंतर्गत। हम लोग आज पढ़ेंगे गद्य खंड का एक जो चैप्टर है, जो हम लोग का पाठ है, वे आज है रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित दोस्तों परंपरा की मूल्यांकन। समझ है ना, परंपरा का मूल्यांकन। तो उससे पूर्व हम लोग शीर्षक का अर्थ समझने से पूर्व हम लोग लेखक के बारे में संक्षेप परिचय संकलन ग्रहण करेंगे। समझ है ना, कि आखिर हम लोग थोड़ा सा जान ले कि रामविलास शर्मा जी का पृष्ठभूमि कहाँ से रहा है, उनका बचपना, उनका शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, थोड़ा सा संक्षेप में जानते हैं। आइए दोस्तों, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्चगांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। समझ है ना। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में बीए तथा 1934 ईस्वी से में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। बात समझ ना, बीए किया था भाई, बीए का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एमए जो है कि अंग्रेजी साहित्य से किए हुए हैं। समझ ना। करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे, रिसर्च। समझ है ना। और उनका निधन जो है कि 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। समझ है ना। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। समझ है ना। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषताएं हैं। समझ है ना। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। समझ है ना, यही है। समझ है ना। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है। निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। समझ है ना। आइए अब हम लोग जानते हैं, अध्ययन करते हैं पाठ को। परंपरा का मूल्यांकन। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। समझ है ना। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। समझ है ना। ये बात बता रहा है कि आलोचना जो लकीर की फकीर नहीं जानते हैं उनके बारे में। समझ है ना। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है।
इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हास्यमान वर्ग का। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हो। समझ है ना, ये मतलब निबंध है। सभ्यता के अनेक तत्व की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था। समझ है ना। साहित्य मनुष्य की संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष उपेक्षाकृत अस्थायी होता है। समझ ना। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और कड़घे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है, पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। समझ है ना। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। समझ है ना। कवि का बारे में कह रहा है कि बिकाऊ माल बन गया हो, ये सब किस तरह के कविता का। समझ है ना। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोंटे जा रहे हैं। समझ है ना। और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती
यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका होगा तो अमेरिका लिखे हैं। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। समझ ना, ये परंपरा का मूल्यांकन किया, शेक्सपियर साहब को यहाँ पर लाए। समझ ना, तो विलियम शेक्सपियर साहब को भी जिक्र किया गया है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर साहब को। तो ये बता रहे हैं कि देखिए, अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। समझ ना, ये तुलना कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर साहब से, जो कि अंग्रेजी ड्रामा के जनक माने जाते हैं। समझ है ना। दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं हो जाता। समझ है ना। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य की नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। समझ है ना। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। यहाँ हम एक ओर यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियों होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। बात समझ गए ना। ये निबंध है भैया, इसमें ज़्यादा किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आराम से सुनिए, इसको एक बार समझ लीजिएगा, आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आराम से लिख कर आइएगा परीक्षा में। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है। इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है। समझ रहे, व्यक्ति पूजा भी होता है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। बात समझ ना। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है, जो राजनीतिक यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। बात समझ ना। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। समझ रहे ना। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रहा जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन
और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी। समझ रहे ना, मिल्टन, शेक्सपियर, शैली का नाम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर जिक्र किया गया है। बात समझ रहे ना कि किस तरह का होगा। वर्जिल का में भी वहाँ पर जिक्र किया गया, व्यक्ति पूजा का भी जिक्र किया गया कि कैसे साहित्यकार हो, राजनीतिक का भी। समझ रहे ना, ये निबंध है। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपने प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं। समझ है ना। 19वीं सदी में शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानने में बड़ा परिश्रम किया। समझ ना। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। बात समझ रहे ना। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी जिक्र किया गया है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। समझ है ना। दोनों पश्चिमी बंगाल क्या बोलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल का जिक्र किया गया, पंजाब की तुलना किया गया। समझ है ना। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा भाषी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तथ्य पर मुसीबत आती है तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। समझ ना। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रभाव अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के तोलस्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम रहने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ है और यह राष्ट्रीयता अब तक एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी।
समझ रहे ना। उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं, वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद, समझ ना, रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। समझ ना, 1900 आप इतिहास में पढ़े होंगे, समझ ना। चंपारण में भी एक क्रांति हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल हुई, अलग हो गई। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियों उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल है, उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख नाम आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। समझे ना, ये बताया जा रहा है कि जातियों का कैसे प्रभुत्व कायम किया गया, नहीं स्थापित हुआ जिस तरह से, बात समझ ना, वह मुख्यतः इतिहास और संस्कृति और इतिहास की देन है। बात समझ ना। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। समझे ना। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय असीमता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। बात समझ है ना। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समझ है ना। समाजवाद को बताया जा रहा है कि समाजवाद हमारे लिए राष्ट्रीय आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए ज़रूरत है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। समझ ना। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में है, संभव है। ये निबंध है तो इसलिए आप लोग लग रहा है कि भाई खाली पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसमें समझने वाला बात क्या है, ये बात समझिए। समझ है ना। और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, अवकाश मतलब छुट्टी, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में ही नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रह्मण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे
और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत नाम सुनते हैं, वे तो इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही, और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप के अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। समझे ना? तो यहीं पर समाप्त हुआ ये निबंध है। समझ ना? थोड़ा सा हम लोग शब्द निधि देख लेते हैं। देखिए, प्रगतिशील आलोचना, जो आलोचना सामाजिक विकास को महत्व देती हो। समझ ना? प्रगतिशील है। भौतिकवाद, वह विचारधारा जो चेतना या भाव का मूल्य पदार्थ को मानती हो। समझे ना? अमूर्त, जो मूर्त ना हो, जो दिखाई ना पड़े, भावमय। विकासमान, विकास करता हुआ, प्रतिबिंबित, झलकता हुआ, जिसकी छाया दिखलाई पड़े। अभ्युदयशील, तरक्की करता हुआ, उन्नतिशील। हास्यमान, नष्ट होता हुआ, छिजता हुआ, मरता हुआ। यथेष्ट, पर्याप्त, आदिम, अति प्राचीन, सबसे पहला। व्यंजित, प्रकट, ध्वनित, अभिव्यक्त। पूर्ववर्ती, जो पहले से विद्यमान हो, पहले से मौजूद रहने वाला। पूर्वज। नियामक, निर्मित और नियमबद्ध करने वाला। द्वंद्वात्मक, जिसमें दो परस्पर विरोधी स्थितियों या पक्षों का संघर्ष हो। नामलेवा, नाम लेने वाला, उत्तराधिकारी। असीमता, अस्तित्व, पहचान। एकात्मकता, एकता, आत्मा की एकता। अविच्छिन्न, लगातार, निरंतर, अटूट। न्यूनाधिक, कमोबेश। समर्थ, सूक्ष्म, सक्षम, सुयोग। वंचित, अभावग्रस्त। प्रभुत्व, अधिकार, स्वामित्व। विशद, व्यापक, विस्तृत। पुनर्गठित, फिर से व्यवस्थित। अपव्यय, फिजूल खर्ची। आत्मसात, अपना हिस्सा बनाना, अपने में सम्मिलित कर लेना। समझ ना? ये था भैया, ये था हम लोग का परंपरा का मूल्यांकन, जो कि रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित निबंध है। इसलिए आप लोग यहाँ तक ले पढ़ लिए। इस फिर भी आपको लगे कि यहाँ पर आपको समस्या है, तो आप लोग निस्संदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, ताकि यथासंभव सुधार किया जा सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।